कॉपी निकालिए पहले, है ना, फिर बाद में। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, हाँ चलो लिखिएगा, कॉपी निकालेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा फर्स्ट जो अमीनो एसिड्स है उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं। लिखिएगा डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई। डाइपोल मोमेंट, हमने बात करी थी कि अमीनो एसिड ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहते हैं। ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहने की वजह से वहां चार्ज क्रिएट है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उससे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई, क्योंकि डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी का मेजरमेंट होता है और पोलैरिटी उसमें होगी। नेक्स्ट लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन वही होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। melting point is very high. Next point, they dissociate at boiling point. They dissociate at boiling point. मतलब कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो उनको डिसोसिएट करने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो दे डिसोसिएट एट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर है तो वाटर अट्रैक्ट होगा, वाटर अट्रैक्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, these compounds have well defined crystalline structures. These compounds have well defined crystalline structures similar to inorganic salt. These compounds have well defined crystalline structures similar to inorganic salts. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, मैं वापस एक बार बोल रहा हूं। डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, दे डिसोसिएट एट बॉइलिंग पॉइंट, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहते हैं। बताओ ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किस वजह से है, क्योंकि ज्विटर आयनिक फॉर्म में यहां एग्जिस्ट कर रहा होता है। लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखो यहां, write the most stable zwitterine form. Write the most stable zwitterine form of lysine. लाइसिन जो है उसका मोस्ट स्टेबल ज्विटराइन फॉर्म आपको लिखना है। अब देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है तब तो उसका स्ट्रक्चर सामने होगा, और सब्जेक्टिवली है तो लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है ना वो फिर थोड़ा डिमांड करता है कि आपको पता हो। तो देखो लाइसिन में एक तो अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कार्बन पे COOH NH2 तो रहेगा ही रहेगा, तभी इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे है। अब यहां हमें एक ग्रुप लगाना है। अब अपन क्या कर सकते हैं, NH2 को यहां रख के इस वाले ग्रुप को यहां R यहां पे भी रख सकते हैं। जब हम लोग कोई डाईपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट करते हैं तब तो वो रूल होता है कि NH2 लेफ्ट साइड में हो, ये सारा। इसमें तो हम लोग सिंपल इसके रिप्रेजेंटेशन में तो कैसे भी यहां लिख सकते हैं, है ना। तो देखिएगा यहां पे अपन देखेंगे लाइसिन। लाइसिन बताओ कौन सा अमीनो एसिड था, बेसिक अमीनो एसिड। और अपन देखें तो R वाला जो पार्ट था उसमें 4 CH2 ग्रुप थे, मतलब यहाँ NH2 और बताइए 4 क्या आ जाएंगे, CH2, ये 3 और एक यहाँ ये 4 यहाँ है, ठीक है ना। जैसे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब देखो यार क्या होगा, बताओ ज्यूटेराइन बनने के लिए एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, एक बेसिक। अब यदि कोई ग्रुप एक से ज्यादा है तो मोस्ट एसिडिक मोस्ट बेसिक हमें सेलेक्ट करना है। तो ध्यान देना, देखो एसिडिक तो एक है, बेसिक यहाँ कितने हैं, 2। अब इनमें मोर बेसिक हमें सेलेक्ट करना है।
तो देखो एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखो ये क्वेश्चन जो है ये पाउला ब्रूस बुक में है, तो उसमें तो क्या कर रखा है, इनकी बेसिसिटी को पीकेबी वैल्यू देकर वहां समझा रखा है। इन अपन थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से करें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन फिर अपने से पूछा जा सकता है। ये NH2 है फर्स्ट, ये है सेकंड। आप बता सकते हैं मोर बेसिक आप कौन सा बोलेंगे, फर्स्ट या सेकंड? अच्छा फर्स्ट क्यों? देखो यहां COOH का बताओ कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। माइनस आई, माइनस आई बेसिसिटी को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कम करेगा। लोन पेयर देने की टेंडेंसी बेसिसिटी है, अपनी तरफ खींचने वाला फैक्टर बेसिसिटी को कम करेगा। तो इस NH2 पे इसका माइनस आई क्या लग रहा होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये वाला मोर बेसिक होगा, ये एसिडिक एक है। इन दोनों के बीच में हमें हाइड्रोजन को यहां से यहां रखना है, और बताओ ये इसकी क्या हो जाएगी, ज्यूटेराइन फॉर्म हो जाएगी। सभी ने ये वाली स्ट्रक्चर लिखी है ना, लाइसिन यहां लिखिएगा, और फिर इसका स्टेबल ज्यूटेराइनिक फॉर्म जो है ना, तो आप इसमें हिंट लिख सकते हैं कि जो दोनों NH2 है उसमें जो अभी हमने बात करी वो NH2 मोर बेसिक है। क्यों? क्योंकि COH का माइनस आई इफेक्ट यहाँ कम लगेगा। तो अब देखो ये तो रहा क्वेश्चन, अब इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ हो गया NH3। ये एक स्टेबल फॉर्म, ज्यूटर आयन की एक स्टेबल फॉर्म, लाइसिन का ज्यूटर आयन की स्टेबल फॉर्म यहाँ हो गई। तो आप देखो आपकी शीट में जो अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, शीट में क्या जैसे एनसीईआरटी इन सब में ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म में दे रखे हो, तो आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ NH2 है, यहाँ COOH है। ठीक है, NH2 है साथ में COOH है, ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म है सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, ये कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये जैसे कुछ छोटे छोटे चैप्टर, तो कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है। और ये जेई मेन के हिसाब से तो ये सब जो टॉपिक्स है ना ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसमें इसमें आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी वाली मेहनत है ना, एनसीईआरटी पे मेहनत ऐसे नहीं चलेगी कि आपकी एग्जाम और आप एक बार पढ़ के चलेंगे, नहीं, ऐसा उससे कुछ नहीं होता। उससे केवल एक अपने आप को अपन सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमने एग्जाम से पहले पढ़ लिया, क्वेश्चन हो गया तो ठीक है। आपको यदि बिल्कुल ऐसा रखना है कि नहीं बिल्कुल कि मेरा क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो आपको एनसीईआरटी कई बार पढ़नी पड़ेगी। उसमें एक बार शुरुआत जो है वो बहुत जरूरी, शुरुआत जो है उसमें यह है कि आप थोड़ा चीजों को अंडरलाइन करें, आपको पता हो कि कॉपी में ये है कुछ एक्स्ट्रा चीजें, फिर उनको 2 बार 3 बार पढ़ें, तो जाके फिर ये होगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप लोग कि भाई जैसे कि आपकी एनसीईआरटी है बस एक दिन पढ़ा जाके देखा क्वेश्चन आ जाएगा सही, नहीं, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। उसको जितना आगे लेके जाएंगे और अभी जितना टाइम यूटिलाइज करें उतनी ही बढ़िया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, राइट द मोस्ट स्टेबल ज्यूटेराइन फॉर्म, राइट द मोस्ट स्टेबल ज्यूटेराइन फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब देखो यदि हम ग्लूटामिक एसिड की बात करें ना, तो ग्लूटामिक एसिड को हमने बताओ कहां लिखा, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में 2 लिखे थे हमने, एक तो एस्पार्टिक और एक ग्लूटामिक। अब एस्पार्टिक में एक CH2 था, ग्लूटामिक में कितने थे, 2 CH2 थे। तो यहाँ CH हो गया, ये COOH, यहाँ हो गया NH2। तो आप यहाँ पे 2 CH2 लिख लीजिए, एक CH2, 2 CH2, और यहाँ पे 2 क्या, एक एक यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, COOH लिख दिया मैं, COOH। आप इसको ऐसे लिख दो या COOH सीधा वैसे लिख दो। अब देखो बेसिक तो यहाँ एक है, बेसिक तो यहाँ हुआ एक, एसिडिक 2 है, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। आप बता सकते हैं मोर एसिडिक कौन सा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अच्छा राइट वाला क्यों? क्योंकि NH2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे पहले तो ये तो ग्लूटामिक एसिड हो गया, आप इसके लिए लिख लो कि ये COOH मोर एसिडिक है, रीजन लिख लो क्योंकि NH2 पास में है, इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा। तो राइट साइड वाला COOH एंड NH2, इनको आप इनको लेके ज्यूटेराइनिक फॉर्म बना सकते। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, COO माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा NH3 प्लस, यहाँ ऐसे ही हो NH3 प्लस फॉर्म में ये। चलिए जी, अब ये एक दो क्वेश्चंस यहाँ ज्यूटेराइन पे हमने किए। अब आप हेडिंग डालिएगा,
बिहेवियर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, पहले इसको लिखो फटाफट और यहां लिख लीजिएगा, ये ज्यूटेराइनिक फॉर्म हो गई इसकी स्टेबल, ये मोर एसिडिक ग्रुप है तो यहाँ ज्यूटेराइनिक फॉर्म एसिड। ठीक है, लिखें बिहेवियर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन सॉल्यूशन एट डिफरेंट पीएच, बिहेवियर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन सॉल्यूशन एट डिफरेंट पीएच, ये यहां एक तरह से हेडिंग। चलिए यहां एक पॉइंट लगा के लिखो, इन एक्वस सॉल्यूशन, in aqueous solution the amino acid exists in aqueous solution the amino acid exists in a different form at a different pH. In aqueous solution the amino acid exists in a different form at different pH. देखो अब ये टॉपिक आपको समझ आएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इस टॉपिक को। अब सबसे पहले हेडिंग डालिएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या है, जैसे RCH, ये है COOH और एक जैसे यहाँ NH2, तो मैं इसको यहाँ पे NH3 और यहाँ प्लस की फॉर्म में ये लिखा। आप केवल हेडिंग डालो न्यूट्रल अमीनो एसिड, बाकी बातें ध्यान से सुनो। देखिए देखो यहाँ क्या है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे देखो यहाँ एक तो होता है ये COOH, ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो ये करेगा COO माइनस की फॉर्म में और एक COOH, ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो NH2 और एक NH3 प्लस। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ NH3 प्लस है केवल, तो ये कैटायनिक फॉर्म हो गई। ठीक है ना, ये एज इट इज है, ये NH3 प्लस, तो बताओ कौन सी फॉर्म हो गई, कैटायन। ये एज इट इज है और ये COO माइनस, बताओ एनाइनिक। और एक यहाँ पे क्या है कि ये एनाइनिक और ये कैटायनिक फॉर्म में हो, तो कौन सी फॉर्म हो गई, ज्यूटेराइन। एक्चुअली अमीनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में हो सकता है, एनाइनिक फॉर्म में हो सकता है या ज्यूटेराइनिक फॉर्म में हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस अमीनो एसिड को आपने जिस सॉल्यूशन में रखा है उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है। तो ये हेडिंग जो हमने डाला है वो यही है कि डिफरेंट पीएच पे इसका बिहेवियर कैसे। अब इसको स्टडी करना है ना, तो अपने को इन ग्रुप्स का पीके वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, कुछ डेटा। लेकिन डेटा आपको कौन से याद करने हैं वो मैं आपको जहां बताऊं वहां मार्क कर लीजिएगा। अब डेटा वाइज क्या है, जैसे इसको मैं एसिडिक फॉर्म में ले रहा हूं ताकि मैं इसका पीके वैल्यू, क्योंकि यहाँ NH3 प्लस आ गया, तो बताओ कैसा बिहेवियर क्या करेगा ये, एसिडिक। भाई NH2 एक बेस होता है, H प्लस लेने के बाद में कॉन्जुगेटेड एसिड बना, तो इन दोनों का पीके वैल्यू एक बार लिखिएगा। देखो लिखो, इस ग्रुप का पीके वैल्यू है 2.3 और इस ग्रुप का पीके वैल्यू जो है वो हो जाएगा 9.7। तो आप इतना एक बार लिखो, फिर आगे बात करते हैं। एक ग्रुप का वैल्यू है 2.3 और इसका है 9.7। ये सब बंद रखें, है ना, नहीं चलिए जी। अब देखो ध्यान से ये टॉपिक यार थोड़ा समझने वाला है। अब अमीनो एसिड्स के अंदर अमीनो एसिड वगैरह का ये टॉपिक तो लगते हैं ऐसे ही, लेकिन यदि अपन जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको समझना पड़ेगा बातों को, है ना। अब यहाँ बात करते हैं, देखो देखो गौर करना, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन का पीएच जिस किसी ग्रुप के पीके से ज्यादा हो, पीके वैल्यू से ज्यादा हो, तो ये सॉल्यूशन उससे क्या करेगा, H प्लस को छीन लेगा। मतलब ये ग्रुप जो है अपना H प्लस दे देगा। कब दे देगा, जब इस सॉल्यूशन का पीएच उस ग्रुप के पीके से क्या हो, ज्यादा हो। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस सॉल्यूशन का पीएच रखा 2 रखा, तो अब बताओ 2 क्या इसके पीके से ज्यादा है क्या, नहीं, तो क्या ये H प्लस देगा, नहीं, और ना ही ये H प्लस देगा। आप ऐसे याद रखो कि सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच की ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तब छीन पाएगा H प्लस जब ये ज्यादा ज्यादा वैल्यू वाला ये। ठीक है, तो इसका मतलब pH 2 पे बताओ ये अमीनो एसिड
इस सॉल्यूशन में कैसा बिहेव करेगा? कैटायनिक। कैसा रहेगा बताओ? कैटायन। अच्छा, अब जैसे मैंने पीएच रख दी 5, अब 5 पीएच पे क्या ये अपना H प्लस देगा क्या? कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्या ये अपना H देगा क्या? नहीं। कैसा हो गया बताओ? ज्वेटर आयन। मैंने इसका पीएच रख दिया 10, 10 रखने पर क्या ये H देगा? नेगेटिव चार्ज। क्या ये H देगा? यस। NH2, ये COO माइनस, बताओ कौन सी फॉर्म हो गई? एनाइन। तो ये हम लोग सीधा इसको याद रखेंगे कि सॉल्यूशन का पीएच इनमें से जिस किसी ग्रुप के पीके से ज्यादा होगा, तो ये सॉल्यूशन उससे मतलब वो अपना H प्लस वहां पे ये दे देगा। अब मैं याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे थोड़ा सा स्पीड बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो कि क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? तो कर तो सकते हैं एक्सप्लेन, है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा देखो आइडिया देता हूं, फिर उसकी जरूरत आपको लगे तो देख लीजिएगा, बाकी इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी ठीक है। देखो इसको कैसे समझा सकते हैं, तो इसके लिए एक आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, पी के ए इक्वल टू पी एच प्लस लोग एच ए अपॉन ए माइनस, है ना? इसको आप पीएच पहले करके भी पढ़ सकते हैं, तो इसको अपन उल्टा कर देते हैं। मैंने यहाँ पी के वैल्यू रख दिया। यहाँ पी के पर्टिकुलर किसी ग्रुप का पी के है और पीएच मतलब सॉल्यूशन का पीएच। अब देखो यहाँ बड़ा सा भी नहीं है ना, पी के माइनस पी एच इक्वल टू लोग एच ए मतलब एसिडिक फॉर्म और इसका एनाइनिक फॉर्म ए माइनस। अब देखो एक काम करते हैं, अपन इस ग्रुप का पीके 2.3 है, तो इसको लेके इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहां सॉल्यूशन का जो पीएच है, ठीक है, वो रख दिया 2.3, और बताओ ग्रुप का पीके वैल्यू भी कितना है यहाँ? 2.3। तो यहाँ ग्रुप का पीके वैल्यू भी 2.3 है और सॉल्यूशन का पीएच भी 2.3 रख दिया। ये वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ, तो यहाँ पुट किया तो बताओ कितना आ गया? यहाँ पे 0, ये हो जाएगा। और बताओ इसका मतलब क्या हुआ? बताओ क्या ऐसा बोला जा सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एच ए इक्वल टू ए माइनस? बोलो, बोल देंगे है ना? अरे बोल देंगे ना यार। चलो तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस सॉल्यूशन का पीएच 2.3 रखा जाए, तो इस सॉल्यूशन में जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे, उसमें ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कि ये ग्रुप COOH की फॉर्म में है, उनका कंसंट्रेशन ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कि ये COO माइनस में है, उनकी कंसंट्रेशन से क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहे। देखिए ये चीज वही बता रही है कि अमीनो एसिड में जिसमें कि COOH की फॉर्म में है, ये उनका कंसंट्रेशन, एंड COO माइनस की फॉर्म में रहेगा, उनका कंसंट्रेशन ये सेम रहेगा। चलो अब देखो मैंने आगे क्या किया कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 1 से बढ़ा दिया, मतलब मैंने लिख दिया 3.3। बताओ पी के वैल्यू कितना है ग्रुप का? 2.3। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना आ जाएगा बताओ? -1। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ? -1। अच्छा अब बताओ -1 इक्वल टू कितना रख सकते हैं यहाँ? 1/10। तो इसके इस वैल्यू के इक्वल 1/10 हो गया यहाँ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ यहाँ कि A माइनस इक्वल टू 10H, बोलो, है ना? चलिए अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि इस सॉल्यूशन का पीएच इस ग्रुप के पीके से एक ज्यादा हमने कर दिया, एक ज्यादा, जैसे 3.3। तो इस सॉल्यूशन में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, उसमें ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कि ये COO माइनस की फॉर्म में है, उनका कंसंट्रेशन ये COOH की फॉर्म में है, उससे कितना टाइम ज्यादा हो जाएगा? 10 टाइम। 10 टाइम ज्यादा हो जाएगा यदि एक से हम लोग पीएच को ज्यादा करें। अब जैसे जैसे पीएच बढ़ाते जाएंगे, बताओ ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा? ज्यादा COO माइनस के। बोलो समझ आ रहा है ये, है ना? तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं उसका हेल्प नहीं लेना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, साइड में ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन का पीएच जिस किसी ग्रुप के पीके से ज्यादा है उससे ये H प्लस ले लेता है। तो अपन देखो अभी डिफरेंट पीएच पे इसको लिखते हैं कैसा कैसा, तो नोट्स में तो वो आ जाएगा। वो एक हिंट है यदि आप उसको ऐसे समझना चाहें तो। अभी ये सब कि हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कैसे क्या बातचीत होगी, वो अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन का पीएच जिस किसी ग्रुप के पीके से ज्यादा होता है, तो वहां पे अपनी वो H प्लस देने की टेंडेंसी, मतलब एनाइनिक फॉर्म में आने की टेंडेंसी होती जाएगी। जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा, एनाइनिक फॉर्म बनने की टेंडेंसी और ज्यादा यहाँ होती जाएगी।
चलो अब देखो एक काम करेंगे अपन, जैसे यहाँ इसके नीचे एक पॉइंट लगा के लिखेंगे कि यदि पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 2.3 से कम हो, तो ये बताओ 2.3 से कम ऐसा कुछ पूछे। ये देखो ये अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको कोई ग्रुप दे दिया, पी के वैल्यू लिख देगा और फिर पूछेगा यदि सॉल्यूशन का पीएच इतना रख दिया जाए तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बताओ इनमें कोई भी H प्लस देगा क्या? नहीं। तो आप लिख लो, देखो यहाँ RCH COOH, यहाँ हो गया NH3। तो ऑप्शन आपको ऐसा देगा कि कैटाइनिक, एनाइनिक या इसको मोनोकैटाइनिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो सिंपल मैंने लिख दिया कैटाइनिक फॉर्म। ज्विटर आयन जो है इस पीएच पे कैटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हूं। यदि पीएच जो है 2.3 से ज्यादा हो, 9.7 से कम हो, बताओ कोई भी वैल्यू दिमाग में लाओ, कैसा एग्जिस्ट करेगा ये? बोलो। ये सब लोग समझ रहे हो ना? हाँ, आप इनको समझना, क्योंकि नोट्स वगैरह कॉपी करना उसका फायदा तभी है जब आप यहाँ जो मैं कह रहा हूं उसके साथ लिंक कर पाते बात, कि यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू रखी तो उसमें आपको समझ में आ जाती बात। तो यहाँ देखो RCH COO माइनस, यहाँ हो गया NH3 प्लस और ये हो गया ज्विटर आयन। ज्विटर आयन को ठीक है। चलो अब देखो ज्विटर आयन फॉर्म, अब हमने यहाँ पीएच रख दिया 9.7 से ज्यादा, तो बताओ ये क्या हो गया? RCH COO माइनस और ये किस में हो जाएगा? NH, एनाइनिक फॉर्म, एनाइनिक फॉर्म ये। अब देखो ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड, और न्यूट्रल अमीनो एसिड जो है जिस पीएच रेंज पे ज्विटर आयन की तरह वर्क कर रहा है, वो पीएच रेंज हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान रहे, जो ये जैसे थोड़ा सा ये एसिडिक साइड में होगी, मतलब इस तरह से रहेगी 2.3 टू 9.7, इसको थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, जब हम रिवाइज करें तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश ये कर सकते हैं। अब इससे आगे सुनेंगे, एक बार यहां तक फटाफट लिख के फ्री होइए। देखिए देखो, जैसे अब हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड सप्लाई किए, कैथोड एंड एनोड, है ना? ध्यान से सुनेंगे सभी, सुनिए सुनिए। इलेक्ट्रोड जैसे मैंने अप्लाई किया, अब इस सॉल्यूशन का पीएच ऐसे है कि ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कैटाइनिक फॉर्म में ये अमीनो एसिड है, तो बताओ इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई किया और कैटाइनिक फॉर्म में है, तो अमीनो एसिड किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, है ना? कैथोड की तरफ। यदि मान लीजिए यहाँ पे एनाइनिक फॉर्म में है और हमने इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए, तो किधर की तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। सुनना आप बात को, यदि मैं इस सॉल्यूशन की पीएच को इस तरीके से मेंटेन करूं कि यहां पे जो अमीनो एसिड्स है उनमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज से बैलेंस हो जाए, देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ NH3 प्लस की फॉर्म में ये है, मतलब कब? जब पीएच 2.3 से क्या है? कम। अब मैं 2.3 से पीएच बढ़ाना स्टार्ट करूं, तो बताओ ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? COO माइनस। बोलो, समझ आ रहा है? जैसे जैसे पीएच बढ़ाता जाऊंगा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो एक सॉल्यूशन की वो पीएच, सॉल्यूशन की वो पीएच जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल नेगेटिव से बैलेंस हो जाए एंड अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करे, सॉल्यूशन की उस पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं बताओ? आइसो इलेक्ट्रिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, और उसको शो करते हैं हम लोग किससे? पीआई। किसे शो करते हैं बताओ? पीआई से। वापस समझना, पीआई क्या है? पीआई वैल्यू एक सॉल्यूशन की पीएच है जिसपे कि अमीनो एसिड्स पे ओवरऑल चार्ज इतना बैलेंस हो जाता है, ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा कि वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करे,
सॉल्यूशन की उस पीएच वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पीआई बोलो समझ आ रही है ये बात, है ना। चलो तो अपन एक काम करते हैं, आपने यहां तक लिखा, आगे देखिए कुछ नोट्स में बनवाता हूं, लिखिएगा एक पॉइंट लगा के, लिखो द पीएच एट विच the pH at which the amino acid shows the pH at which the amino acid shows no tendency to migrate, no tendency to migrate when placed in an electric field, when placed in an electric field is known as isoelectric point. The pH at which the amino acid shows no tendency to migrate when placed in an electric field is known as isoelectric point, ब्रैकेट में pi, इसको isoelectronic points भी लिखा हुआ मिल जाता है ना, isoelectric point बोलिएगा या isoelectronic point बोलिएगा, एक ही बात। चलिए फिर लिखिएगा इसमें, in other words, it is the pH, in other words, it is the pH at which, in other words, it is the pH at which the amount of negative charge, the amount of negative charge on an amino acid, in other words, it is the pH at which the amount of negative charge on an amino acid exactly balances the amount of positive charge. The amount of negative charge on an amino acid exactly balances the amount of negative charge. हाँ, पहले नेगेटिव बोल दिया तो बाद में पॉजिटिव, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, PI is the pH, PI is the pH at which, PI is the pH at which there is maximum concentration, PI is the pH at which there is maximum concentration of amino acid, there is maximum concentration of amino acid existing as Zwitter ion, existing as Zwitter ion. ये अपन समझ भी सकते हैं कि जैसे जैसे यहां से हम लोग 2.3 से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एनाइन बनता जाए, और जो पीआई वैल्यू होगी उस पे जाते, देखो पीआई वैल्यू में अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान दीजिएगा कि आप नेक्स्ट पॉइंट लगा के ये लिख सकते हैं कि जिस पीएच रेंज पे ज्विटर आयन की तरह वर्क कर रहा है, आप उसका क्या करो, एवरेज ले लीजिएगा, 2.3 प्लस 9.7 अपॉन 2, बताओ कितना आ गया, 6। अब देखो ये होती है पीआई वैल्यू। अब इसको देखो कैसे हम समझ सकते हैं कि 2.3 से कम पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज, ये 2.3 से आप बढ़ाते जाओगे तो क्या नेगेटिव चार्ज मतलब यहां आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़ाते बढ़ाते जब आप 6 तक लेके चले जाओगे पीएच, तो ये नेगेटिव इससे बैलेंस हो जाएगा। आप 6 से ऊपर लेके जाओगे आप और बहुत ज्यादा आप यहाँ पे ले गए तो कैसा फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, एनाइन। तो इसका मतलब ये है कि पीआई वैल्यू तक आते आते नेगेटिव पॉजिटिव जब बैलेंस हो जाते हैं तो मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो रहेगी वो ज्विटर आयन फॉर्म की तरह यहाँ पे रहेगी। तो आप यहाँ पे ये लिख लो 6, मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की जो पीआई वैल्यू है वो 6 के आसपास हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत 6 से थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकती है, ये अल्काइल ग्रुप कैसा है उस पर हम जनरली 6 के आसपास, लास्ट में हमने उसको कंक्लूड भी यहाँ पे ये कर लेंगे। तो यहां तक आप यहाँ लिखो। अब देखो आपको यदि किसी स्ट्रक्चर को देख के बताना है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है, आपको बिल्कुल फोकस करना है कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि तभी इनका मतलब है, वरना तो ये अमीनो एसिड और ये सब कार्बो आप सीधा शीट से पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, इनमें पता ही नहीं चलता कि वो जो लिखा है या बुक आप पढ़ो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आपको। यहाँ आप मेरी बात को
पे लिंक कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जैसा आप ध्यान और किधर है या आप कुछ और केवल नोट्स बना रहे हैं, तो फिर ये बाद में इनको पढ़ोगे तो ये दिमाग में बैठेंगे नहीं। फिर देखो यहाँ क्या है कि यदि हमें स्ट्रक्चर देखकर पीआई वैल्यू बतानी है तो एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, दोनों का पीके वैल्यू है उसका एवरेज ले लो। एक से ज्यादा एसिडिक एक से ज्यादा बेसिक क्या, तो उस पर वहां पे भी बात करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जो पीएच रेंज आ रही है ज्यूटर आयनिक फॉर्म में, उसका एवरेज यहां ले सकते हैं। देखो एक बात गौर करना, जैसे जो पीआई वैल्यू है, पीआई वैल्यू आते हैं दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये सॉल्यूशन के पीएच की बात कर रहा होता है जहां पे ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो पीआई वैल्यू से यदि कम पीएच हो सॉल्यूशन का, तो बताइए जनरली कैसी फॉर्म रहती है, कैटायनिक। और पीआई वैल्यू से ज्यादा वाली पीएच पे इस तरह की फॉर्म एनायनिक फॉर्म है ना। इस पे थोड़ा गौर करिएगा, अपन आगे इस पे और बात करेंगे। चलो अब आप यहां लिखो आगे एसिडिक अमीनो एसिड, उस पे भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। वहां पे भी एक बार डेटा जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा बस उन्हीं पे गौर करना, जैसे यहाँ पीएच रेंज किसमें ये वर्क कर रहा है। तो अब एसिडिक के लिए देखो, कोई पहले तो कुछ डेटा लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा एसिडिक अमीनो एसिड। देखो एसिडिक अमीनो एसिड एक बार फटाफट ये लिखो, जैसे NH3 प्लस CH और फिर यहां लिख दिया CH2, ये COOH। मतलब X मतलब यहाँ एक हो सकता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड दो। तो मैं एक लगभग कोई वैल्यू यहाँ रख के यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो जैसे इधर इसके लिए पीके वैल्यू इस ग्रुप के लिए हमने रखा 8.5, यहाँ पीके वैल्यू 3.5 ले लेते हैं, और इधर पीके वैल्यू है 1.85। हमें याद इनको नहीं करना है, यहां सिर्फ और सिर्फ पहले एनालिसिस करते हैं, फिर ज्यूटर आयनिक फॉर्म के जहां पे काम कर रहा होगा उसको यहाँ, इधर यहाँ सॉल्यूशन है, इसका पीएच क्या है उस पे सारी बात डिपेंड कर रही होगी। एक बार तुरंत लिखिएगा इसको। चलिए ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पीएच वैल्यू है वो 1.85 से कम है। तो अपन एक काम करेंगे, अब इस स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, आप चाहो तो बना लीजिएगा, बाकी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये बताओ 1.85 से कम पीएच पे कैसा बिहेव करेगा ये, कैटायनिक फॉर्म। यहाँ पे ये कैटायनिक फॉर्म की तरह है ना, ओवरऑल कोई भी एच यहाँ नहीं देगा, तो आप इसके सामने लिख लीजिएगा कैटायनिक फॉर्म। और आपको ड्रॉ करना है इसको तो बाद में घर पे देख बना लीजिएगा, ये एज इट इज इसको लिखना है, कैटायनिक फॉर्म है ना। चलिए अब इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू इमेजिन करिएगा, जैसे 2, बताओ किस तरह से बिहेव करेगा, बोलो ज्यूटर आयन। ये समझ पा रहे हैं सभी हर, कि भाई यहाँ पे जिसके भी पीएच, जिसका भी पीके से ज्यादा होगा उससे एच, इससे एच ले लेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं, तो ज्यूटर आयन। तो ये रेंज अपने को थोड़ी ध्यान रहे, 1.85 से 3.5 एसिडिक, एसिडिक वाले में एसिडिक साइड में यहाँ पे ये रहेगी। अच्छा फिर देखो यहाँ पे हम बात करें 8.5 से ज्यादा हो पीएच, एंड 8.5 क्या, पहले ये ले लेते हैं, 3.5 से ज्यादा हो एंड 8.5 से क्या हो, कम हो। देखो हाँ, देखो इसमें क्या होगा, इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे ज्यूटर बोलते हैं, तो इसका मतलब अभी इसको ज्यूटर नहीं बोलना है। अब जैसे अपने को इसको लिखना है, तो चाहे आप नाम नहीं देकर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ऐसे लिख दीजिए, और नेम देना चाहे तो एक तो प्लस माइनस को हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, और एक नेगेटिव तो इसको मोनो एनाइनिक फॉर्म या एनाइनिक फॉर्म यहाँ बोल देते हैं। जैसे यहाँ बोल दिया एनाइनिक फॉर्म, ओवरऑल क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एनाइनिक। अच्छा, और अब यदि यहाँ पे पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 8.5, देखो पॉजिटिव हट जाएगा क्या ये बताओ, हट जाना, और दो क्या आ जाएंगे नेगेटिव, तो डाई एनाइनिक फॉर्म बन गया। आपको क्या करेगा वो, जैसे इस तरीके से वैल्यू देके और ऑप्शन देंगे, और ऑप्शन में या तो स्ट्रक्चर बना के दे देंगे कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट ये कर रहा है, या नाम ये पूछ लेंगे, मतलब आसान होता है क्वेश्चन। चलो अब देखो पीआई वैल्यू की तरह जो ये मतलब ये जो ज्यूटर आयन जो है ना, वो इस पीएच रेंज पे ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहां आप लिखो
कि पीआई वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो 1.85 प्लस 3.5 अपॉन 2। आंसर बताओ इसका, पॉइंट के बाद में 2-3 फिगर तक बताओ तुरंत सॉल्व करके। बोलो बोलो। वेरी गुड। ये तो कैलकुलेटर वगैरह ये सब काम नहीं लिया करो भैया, नहीं तो इसमें अटक जाना है फिर। नहीं, 2.675 यहाँ देखो, न्यूट्रल अमीनो एसिड था तो पीआई वैल्यू न्यूट्रल साइड में था, 6 के आसपास ही है। अब बताओ यदि यहाँ एसिडिक है तो एसिडिक है तो एसिडिक साइड में आई 2.675। अब देखो आप गौर करिएगा, बताओ पीआई वैल्यू से कम पीएच पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। पीआई वैल्यू से कम पीएच पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। पीआई वैल्यू से ज्यादा पीएच पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव साइड में आते जाते। इस तरह से ये रहता है। अब आप अपन बात करें कि यहाँ स्ट्रक्चर को, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको देखकर यदि पीआई वैल्यू बताना हो तो इसमें एक तरीका होता है, और तरीका ये है कि इसके अंदर जो सिमिलरली आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, जैसे देखो ये COOH बनाएगा, COO माइनस बनाएगा, ये COO माइनस बनाएगा, जो सिमिलर ग्रुप्स है उनका पीके वैल्यू यहाँ पे अपन देख लें। तो एक्चुअली क्या है कि आपको जैसे ये स्ट्रक्चर देकर पीके वैल्यू देख लिया, दे दिया, और पीआई वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप इनकी हेल्प से ये मालूम कर लो कि पीएच रेंज कौन सी है जिसपे ज्यूटाराइन की तरह वर्क करेगा, और उसका एवरेज ले लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है, इस स्ट्रक्चर को देख के डायरेक्ट करना है तो जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उन सिमिलर ग्रुप्स का जो पीके वैल्यू है उसका एवरेज आप ले लेंगे तो भी यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और जैसे ही पीआई वैल्यू में कंफ्यूजन हो कि यार ये पीआई क्या है, तो तुरंत आपको ऐसा बोलना आना चाहिए कि पीआई पर एक इस सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर पीएच है जिसपे चार्ज बैलेंस होकर वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव नहीं करता। तो चीजें क्लियर यहाँ रहती। चलो अब एक और बात करते हैं, लिखिएगा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड के लिए देखिए वैल्यूज एक बार लिखते हैं। देखो बेसिक अमीनो एसिड के लिए लिखो NH3 प्लस CH COOH CH2 और यहाँ क्या आ गया NH3 प्लस। यहाँ पीके वैल्यू जो है वो है 10.5, यहाँ 8.95 और 2.2। यहाँ पीके वैल्यू जो है वो 2.2 यहाँ। अब ये एक जैसी ही बातें यहाँ पे है ना। एक बार डेटाबेसेस ये आपने लिख लिया तो चलिए, जैसे सॉल्यूशन का जो यहाँ पीएच है वो 2.2 से कम है, यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डाई कैटाइन। यहाँ पे क्या बोल देंगे, डाई कैटाइन, है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद में यहाँ जैसे 8 यहाँ 2.2 से ज्यादा हो पीएच एंड यहाँ 8.95 से कम है, तो कोई भी वैल्यू जैसे पीएच 7 हमने रख दी कैटाइनिक, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव जैसे रहा एक पॉजिटिव तो कैटायनिक फॉर्म या मोनोकैटायनिक फॉर्म। 8.95 से ज्यादा हो पीएच एंड 10.5 से कम हो, बताओ कैसा बिहेव करेगा ये ज्वेटर आयन। वेरी गुड, चलिए है ना, अभी बात करते हैं। चलिए पीएच वैल्यू जो है यदि 10.5 से ज्यादा हो तो नेगेटिव, और बताओ क्या हो जाएगा, एनाइनिक फॉर्म या मोनो एनाइनिक। एनाइनिक फॉर्म में ये, चलिए अब देखो यहां ये पीएच रेंज जो है इस पे ये ज्यूटर आयन की तरह यहां वर्क कर रहा है, तो इसका पीआई वैल्यू जो होगा वो बताओ कितना, 8.95 प्लस 10.5 अपॉन 2। चलिए क्या सॉल्व किया बताओ, चलो ठीक है, आपने बोला मैंने लिख दिया अभी, है ना, तो चलिए वेरी गुड। क्या हुआ, अब यहां ये तो बात हो गई कंप्लीट, अपन इधर ऐसा इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अमीनो एसिड और इधर पीआई वैल्यू, तो इसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में पीआई वैल्यू जो, सुनिए सुनिए आप बात क्यों कर, न्यूट्रल अमीनो एसिड में पीआई वैल्यू किसके आसपास, 6। चलिए एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें पीआई वैल्यू जो रहेगी, अच्छा इसमें देखो अपना जो आंसर इसमें कितना आ रहा था, हाँ तो यहाँ 2 से 3 हम लोग लिख लेते हैं, मतलब क्या रहेगा कि उसमें 2 से 3 मतलब कि अलग CH2 वहां पे कितने नंबर में है उस बेसिस में एक पर्टिकुलर कोई रेंज आ सकती है, 2 to 3 यहाँ पे ये रहेगी पीआई में। एंड थर्ड यहाँ बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड में 9.7 to 10 के आसपास हम लोग लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी देखो यही हो रहा है कि पीआई वैल्यू से कम पे पॉजिटिव फॉर्म में ये है, ज्यादा पे ये नेगेटिव, वो तो सभी में एक जैसा यहाँ है। देखो अमीनो एसिड जो होते हैं ना उनमें एसिडिक ग्रुप तो अच्छा खासा एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, बेसिक ग्रुप तो बेसिक ग्रुप में जैसे अमीनो एसिड्स में या तो जैसे NH2 वगैरह रहता है, या फिर क्या रहता है कि कोई जैसे इस तरह का पार्ट हो जैसे जिसको हम लोग ग्वानिडीन या अमाइडीन की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया एक तरह से एमाइडी ग्वानिडीन, यहाँ R ग्रुप लगा दो तो एमाइडीन, मतलब इस तरीके के ग्रुप होना चाहिए फॉर बेसिक, मतलब बेसिक ग्रुप फॉर फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन। जैसे हम लोग ये ले लेना CONH2, ये बहुत वीक ग्रुप होता है, वीक बेसिक ग्रुप होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डीलोकेलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखने की टेंडेंसी रखेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे, वैसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस वीक बेस होते हैं, और यदि ये लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ डीलोकेलाइज हो तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के देने की टेंडेंसी और भी कम, तो हम लोग बेसिक ग्रुप वगैरह में इसको प्रेफरेंस नहीं, मतलब जो अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं तो अमीनो एसिड्स की जो बेसिसिटी होती है वो NH2 ग्रुप या उससे हायर जो बेसिक ग्रुप्स होते हैं उनकी वजह से, ये एमाइड वगैरह की वजह से नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अपनी शीट निकालिएगा, आंसर आपको देखना नहीं है, क्वेश्चन को लगभग 1-2 बार पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करिएगा और फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखिए है ना, फिर अपन बात करते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 193। देखो शीट तो जरूरी है, अभी कुछ लेक्चर्स में और है फिर तो अपना कोर्स कंप्लीट, फिर आप उस शीट को लाए, मतलब शीट आप नहीं लाते हो तो आपके पास होने नहीं होने का, तो आप देखो एक दूसरे पे शीट वीट में,
193। और ये क्वेश्चन अभी डिस्कस हो जाएंगे तो फिर आगे डिस्कशन वगैरह में भी आप क्या पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 193। शीट किसी के पास ही नहीं है इधर? हाँ चलो, इस इधर इस बेंच पे ये देखो, इसमें शीट तो आप, वो काम अपने को पहली बार ही एक चैप्टर में काम में आई है शीट, अब वो आप उसको नहीं। क्वेश्चन को पहले एक बार दो बार पढ़िए आप अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो पढ़ा आपने, है ना? ये दीजिएगा आप, उनकी उस शीट में देखिए। देखो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम सभी। देखिए सुनिएगा, द सब्स्टिट्यूएंट्स R1 एंड R2, जैसे यहाँ एक ट्राइपेप्टाइड दिया है, या मतलब एक पॉलीपेप्टाइड दिया है, और यहाँ R1 R2 देखिए उसमें मार्क है, और नीचे R1 R2 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रखे हैं 9। ठीक है, हमें इनमें से ये कॉम्बिनेशंस को सेलेक्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज पेप्टाइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज एट pH 7। मतलब जिस सॉल्यूशन में ये पॉलीपेप्टाइड रखा हुआ है, उस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो यदि 7 रख दे हम लोग, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ? पॉजिटिवली चार्ज, है ना? ध्यान से सुनना, देखो क्या है। देखो इसमें क्या है कि, सुनिए, आप एक तो आपस में बहुत बात कर रहे हैं नैतिक और आप, ये बैठे पूरी क्लास में लगातार, वो गलत बात है। ठीक है ना, वो गलत बात है, क्योंकि क्या है कि अच्छी बात है कि एक हम लोग पढ़ाई करें, हमें कॉन्फिडेंस आए, वो अच्छी बात है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस इस तरह से आपको बोले कि टीचर की बात ही नहीं सुना, वो एक गलत डायरेक्शन हो जाए। ठीक है, टीचर की जरूरत मतलब, या उसकी जो बातों को, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़े हुए नहीं, जैसा अभी लीडर बैच में हो तो समझ में आता है, आपने सुन रखा है, या आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि और आपको लगता है कि नहीं बातचीत होती है, तो आपका साथ बैठना भी दोनों को ही नुकसान देगा। तो आप थोड़ा सा, कई बार लगता है ना पता नहीं चलता, या जैसे मान लो आपको फिजिक्स में मैथ्स में कोई क्वेश्चन भी दिया और आप डिस्कस कर करके सॉल्व करते हैं, तो वो एक तरह से फायदे वाली बात नहीं। हाँ, जब आप वैसे कोई क्वेश्चन आपस में बात करो, टीचर नहीं है तब कोई डिस्कस करो, वो बिल्कुल फायदा देगा। लेकिन ये ऐसी यारी दोस्ती इनकी सबकी जरूरत नहीं है कि आप लगातार पूरी क्लास में पैरेलली बोलते जाएं। बाकी फिर आपकी इच्छा है ना, तो आप सुनो बात को थोड़ा सा। और सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, ये अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको सजेस्ट क्लास में ही कर दिया, नहीं कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो, है ना? क्लास में ध्यान, कई बार होता है ना कि बच्चा जैसे अच्छा है, पढ़ाई में भी दोनों बच्चे तेज हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें थोड़ा, कई बार क्या ध्यान रखना होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा इन सबको अवॉइड करिए, वो ठीक रहेगा, बाकी तो ठीक है। अब सुनो देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पे या तो आप लोग कोई बातचीत करके बताएं, जैसे इधर से कोई आंसर देना चाहते हो, या इधर से कोई भी, कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इनमें से सेलेक्ट कौन कौन से ग्रुप ये करें। तो अब यदि नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, नहीं, है ना? हाँ चलो वो ठीक है, हम लोग जैसे बताओ इनमें 1 2 3 4 5 में कौन कौन से सेलेक्ट करें। चलो अब देखो सुनना, देखो इसमें क्या है कि pH 7 पे ये बताओ कैसा बिहेव करना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज, है ना? अब देखना आप, पीएच मतलब उस सॉल्यूशन का पीएच हम लोग इतना, मतलब pH 7 पे पॉजिटिवली चार्ज। अब देखना, जैसे न्यूट्रल अमीनो एसिड, कोई न्यूट्रल अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज कब रहेगा? जब सॉल्यूशन का पीएच बताओ कितना हो, 6 से कम हो। समझ पा रहे हैं ये, है ना? जो भी कोई इनकी पीआई वैल्यू है उससे कम पीएच हो सॉल्यूशन की, तो बताओ उस पर ओवरऑल कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ये बात? मैंने आपको हर पॉइंट पे, और सॉल्यूशन का पीएच इनकी पीआई वैल्यू से ज्यादा हो,
तब कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब आपके सामने पीआई वैल्यू न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक सबकी रखी हुई है। बताओ ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये ओवरऑल कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। किस पीएच पे, 7 पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज। तो उसकी पीआई वैल्यू बताओ 7 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। बोलो, है ना। पीआई वैल्यू से कम पे बताओ वो कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो बताओ पॉजिटिवली चार्ज कितना पीएच बोला है, 7। तो पीआई वैल्यू 7 से ज्यादा कौन से अमीनो एसिड की होती है, बेसिक। हमें R1 R2 की जगह ऐसे ग्रुप रखने हैं जिससे ये पॉलीपेप्टाइड कैसा हो जाए, बेसिक। पकड़ पाए बात आप, मैं क्या कह। चलो अब देखो, मैं इसको वापस से भी समझा दूंगा, लेकिन एक बार इनमें ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। बताओ फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट वाला, क्या उससे ये बेसिक होगा, क्या नहीं। अच्छा, सेकंड वाले से नहीं होगा, थर्ड वाले से नहीं। अच्छा, फोर्थ वाले में फर्स्ट वाले से तो नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाले से ये बेसिक हो जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन से कौन सा आ गया, 4। शीट में आप पेंसिल से आंसर लिख सकते हैं, बस इस पे टिक नहीं करो, नीचे इधर उधर आंसर लिख सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन एज इट इज रहे। एक तो फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन, फिफ्थ वाला होगा क्या, नहीं नहीं। अच्छा, सिक्स्थ वाला होगा, यस। सेवंथ वाला नहीं, एट्थ वाला हो जाएगा, नाइन्थ वाला हो जाएगा, है ना। तो यहां आंसर में बताओ क्या क्या आया, 4, 6, 8, 9। या समझ पाए भी थोड़ा सा, है ना, इस तरह से ही। तो अभी यहां सिर्फ इतने, इसमें क्या लीजिएगा, इसमें पीएच 7 पे पॉजिटिवली चार्ज वर्क करना चाहिए। तो जो पीआई वैल्यू है उससे कम पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज ये वर्क करता है। तो जैसे एसिडिक का तो पीआई वैल्यू ये है, तो इससे कम पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज होता, इससे कम पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज होता। 7 पे पॉजिटिवली चार्ज है वो तब पॉसिबल है जब कैसा अमीनो एसिड हो, बेसिक अमीनो एसिड हो। और बेसिक अमीनो एसिड के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो ग्रुप है वो NH2 या यहाँ पे उससे हायर बेसिसिटी वाला ग्रुप यहाँ होना चाहिए। चलो अब यहाँ नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, इसी से रिलेटेड देखो एक और बात यहाँ करते हैं। लिखो इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने इसको पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, और ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आएगा ये। चलो ठीक है, तो वहां सर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। तो यहाँ एक देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, इस पे अपने कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो अब इसको थोड़ा समझना, लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको लिंक करना पड़ेगा जो मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना तो फिर क्या रहता है, वो लिंक कर लोगे तो आपको लगेगा एक आसान सी बात है, वो पकड़ में आ गई। नहीं लिंक किया तो फिर उसमें कंफ्यूजन होता रहे। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्वेश्चंस में कोई लेना देना नहीं है, तुरंत सोल्व हो जाएगा। लेकिन तुरंत सोल्व तब होगा जब आपको पता हो कैसे करना है, वरना तो फिर उसमें घूमते फिरते की है कैसे क्या हो गया क्या नहीं। देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये सेपरेशन टेक्निक होती है ना, और ऐसे आप इसके बारे में सरफेस केमिस्ट्री में बात करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे 2 कंटेनर लिए और 2 कंटेनर में सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। जैसे अभी हम अमीनो एसिड को सॉल्यूशन में ले रहे थे ना, तो 2 कंटेनर लिए, उसमें सॉल्यूशन भरा, और क्या करते हैं, उन कंटेनर्स में एक को कैथोड से कनेक्ट कर दिया, एक को एनोड से कनेक्ट कर दिया। तो एक काम करते हैं यार, मैं रफली सा कुछ डायग्राम बनाता हूं ताकि अपने को बात समझ में आ जाए, है ना। तो कोई भी एक कंटेनर यहाँ इस तरह से देख लेते हैं, बना दो कुछ भी यार, आप बढ़िया से बना लेना, मेरे को ये ड्राइंग वगैरह इतना आता नहीं है, नहीं मेरे को जरूरत ये रहती है इसमें। यहाँ एक कंटेनर जैसे ये लिया, इसमें बताओ क्या रख दिया हमने, कोई सॉल्यूशन यहाँ भर दिया। अच्छा, दूसरा एक और कंटेनर इसके यहाँ बराबर में यहाँ ले लिया हमने, और हाँ थोड़ा गहरा ये कंटेनर है, मेरे से बना है, सही है, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, इसको आप इसको एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो किसी से, और एक इसको यहाँ दूसरा एक इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट यहाँ कर दिया। अब देखो क्या करना है आपको, करना आपको यह है कि इसमें आपको फिल्टर पेपर, इधर कोई जेल पेपर या फिल्टर पेपर जो है ना, इस साइड में डिप करना है और इस साइड में डिप आपने कर दिया। और यहाँ जो ये सोल्यूशन रखा हुआ है उसका पीएच आप कुछ रख सकते हैं, है ना, कि यहाँ एक कुछ पीएच आपने रखा। और अपन ने क्या किया, यहाँ पे रखे अमीनो एसिड डिफरेंट पीआई वाले,
डिफरेंट पीआई वाले कुछ अमीनो एसिड्स को हमने रखा, तो इनको भी मार्क कर लेते हैं। ये है यहाँ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर ये हो गया, और ये हो गया अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड जिनका पीआई वैल्यू अलग अलग हो सकता है, मतलब कोई कैसा भी, कोई न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अब पता है क्या है कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, इस बेसिस पे इनका सेपरेशन होता है। सेपरेशन मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ हमने एक सॉल्यूशन का पीएच इतना रखा, इसमें इस पीआई वाले अमीनो एसिड है, तो बताओ इस पीआई वाला अमीनो एसिड किधर की तरफ मूव करेगा, या ऑप्शन दे दिया कि ये तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, या ये एनोड की तरफ मूव करेगा, या ये किसी भी साइड में मूव नहीं करेगा। इसको देखो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार सभी स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड वाला। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के एक बार डेटा निकालिएगा अपनी इसमें, न्यूट्रल अमीनो एसिड वाला आप यहां देखिए, ठीक है। जैसे देखो समझना, मैंने क्या किया कि इस सॉल्यूशन का पीएच रख दिया 6, इस सॉल्यूशन का पीएच, या चलो एक काम करते हैं, इस पे यहां बाद में बात करते हैं। मैंने एक यहां ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, जैसे एक न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये देखिए, बताओ इसकी पीआई वैल्यू कितनी होती है, 6 है ना, पीआई वैल्यू 6। अब सभी स्टूडेंट गौर करना, देखो यदि मैं इस सॉल्यूशन का पीएच 6 रख दूं, 6, और ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो बताओ न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए पीआई वैल्यू 6, पीआई वैल्यू 6 का मतलब कि सॉल्यूशन का पीएच यदि 6 रखा जाए तो क्या वो अमीनो एसिड किसी भी साइड में मूव करेगा क्या, नहीं। जैसे आए पीआई वैल्यू तुरंत ऐसे बोलना आना चाहिए कि सॉल्यूशन का वो पीएच जिसपे कि वो किसी भी साइड में मूव नहीं करे, है ना। तो सुनना ध्यान से, ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसका पीआई वैल्यू 6 होता है। तो मैंने इस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 6 रखा, तो ये किसी भी साइड में मूव नहीं करेगा। ये कैसा अमीनो एसिड था बताओ, न्यूट्रल। अब गौर करना, पीआई वैल्यू 6 इसकी, ठीक है। मैं इस सॉल्यूशन का पीएच, यहां जो सॉल्यूशन लिया है वो 6 से मैं कम कर देता हूं, जैसे 6 से कम किया, तो ये बताओ न्यूट्रल अमीनो एसिड और पीएच वैल्यू जो है सॉल्यूशन की वो 6 से कम कर दी जाए, तो उस अमीनो एसिड पे ओवरऑल कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। बोलो समझ आ रहा है, यह है ना, यहां पॉजिटिव मतलब, तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा तो किधर की तरफ मूव करने लग जाएगा, कैथोड की तरफ, है ना, कैथोड की तरफ वहां पे ये मूव करने लग जाए। बोलो समझ आ रहा है, ये है ना। इसका मतलब यहां जो भी कोई अमीनो एसिड रखा हुआ है उसका जितना पीआई वैल्यू है कोई भी, और उतना ही मैं यहां पीआई वैल्यू, उतना ही पीएच यहां रख दूं, तो वो किसी भी साइड में मूव नहीं करे। बताओ यहां जो अमीनो एसिड रखे हुए हैं और उनका कोई पर्टिकुलर पीआई वैल्यू है, वो डिपेंड करेगा, एसिडिक है तो वो है, बेसिक है तो वो है। यदि उससे कम पीएच वाला मैं यहाँ पे सोल्यूशन ले लेता हूं तो उनपे कैसा चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। बोलो यार समझ आ रहा है आपको। देखो आप पीआई वैल्यू से कम पीएच पे, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, कैसा चार्ज क्रिएट होता है बताओ, पॉजिटिव। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट, और मैं लिखवा दूंगा इसको थ्योरी को, आप तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यहां जो भी कोई अमीनो एसिड है, चाहे न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, उसका जो पीआई वैल्यू है उससे कम पीएच यहां सोल्यूशन का हो, तो उस अमीनो एसिड पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब इसका उल्टा बोलते हैं कि यदि मैं यहां पीएच ऑफ सॉल्यूशन उसके पीआई वैल्यू से ज्यादा कर दूं तो कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा उस पे, नेगेटिव। बताओ किधर की तरफ मूव करेगा वो, एनोड की तरफ। तो ऐसे करके हम लोग इन अमीनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपको कोई ये तो बोलेगा नहीं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन करो, आपको तो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे कि एक अमीनो एसिड जिसका पीआई वैल्यू इतना है वो फिल्टर पेपर पे प्लेस्ड है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या करते हैं, कई बार डायग्राम भी बना देते हैं। अब डायग्राम में कई बार क्या करते हैं, ऐसा ही बनाना जरूरी नहीं है, कोई एक ही कंटेनर में ऐसा कुछ पुट, ये तो जैसे जैसे बुक्स होती है ना 12th लेवल पे, तो जैसे एक तो जैसे सोलोमन्स है ऑर्गेनिक के लिए, आप सबके लिए नहीं, वो तो जैसे आप भी उसको पढ़ सकते हैं लेकिन इतनी जरूरत है नहीं, आपको तो मेन फोकस करना चाहिए कि यार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बने।
उसमें कुछ जरूरत है तो आप हमसे बोलो कि सर ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जैसे कुछ बच्चों का स्पीड बड़ा फास्ट होता है कि रिवीजन भी उनका हो रखा होता है, जो कंटेंट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कुछ पढ़ना है तो उस केस में वो पढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे एक पाउला ब्रूस बुक का है, तो उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और इन सब के बारे में कुछ बातें अच्छी मिल जाती है, एक ही बुक में सब कुछ अच्छा नहीं दे रखा। तो वहां पे क्या एक ऐसा जैसे डायग्राम बना के बहुत बढ़िया से उसमें लेकिन वो सब चीजें ऐसा नहीं है कि ये बताने का पर्पज ये है कि आप वो बुक खरीदो कि मैं तो एक बता रहा हूँ रेफरेंस, जैसे हम लोग रेफरेंस की बात ये करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बस आपको आप कुछ भी बोलो, पीएच सॉल्यूशन का कम हो पीआई वैल्यू से तो पॉजिटिव चार्ज, या इसका उल्टा बोल दें कि पीआई वैल्यू पीएच से क्या हो ज्यादा हो, बोलो एक ही बात है ना ये, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। तो चलो अपन इस पे कुछ थ्योरी लिख सकते हैं, एक बार आप रफली बना लीजिए कुछ, ताकि बाद में पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। मैं आपको थ्योरी जो लिखवा रहा हूं ना, आप घर पे पढ़िएगा, आप कभी भी वापस से पढ़ोगे आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। थोड़ी कोशिश करना, मैं एक दो इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है। आप तो बस ये ध्यान रखो कि पीआई वैल्यू से कम होने पर पीएच जो है सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज आता है, और ज्यादा होने पर नेगेटिव चार्ज आता है, बस ऐसा कुछ दिमाग में रखो। हाँ हाँ, बफर्ड सॉल्यूशन की तरह वो लेते हैं कि एक बार जो पीएच हो गया वो उतना मेंटेन रहे, है ना, उस तरह से लेके ये कर। तुरंत बनाइएगा, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, देखिए। हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा बनाते हो रहिएगा, बीच बीच में कुछ लिख लीजिए, है ना। लिखिए, when the filter paper is placed when the filter paper is placed in a buffered solution when the filter paper is placed in a buffered solution between two electrodes between two electrodes and and an electric field is applied and an electric field is applied, comma, an amino acid with a pi, an amino acid with a pi greater than the pH of the solution, greater than the pH of the solution will have an overall positive charge, will have an overall positive charge and will migrate towards the cathode and will migrate towards the cathode. चलिए, अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, an amino acid with a pi, an amino acid with a pi less than the pH of the buffer
an amino acid with a pi less than the pH of the buffer will have an overall negative charge, will have an overall negative charge and will migrate towards the anode, and will migrate towards the anode. चलो अब देखो एक आधा क्वेश्चन लिखो इस पे। देखो क्वेश्चन ऐसा है, लिखो एक क्वेश्चन, an electric field is passed through an aqueous solution. An electric field is passed through an aqueous solution, ब्रैकेट में लिखो buffers at pH 6, ब्रैकेट में buffers at pH 6, मतलब वो pH 6 वाला solution। मैं वापस बोल रहा हूं, an electric current is passed through an aqueous solution, ब्रैकेट में buffers at pH 6, ब्रैकेट बंद, of alanine, ALANINE, of alanine, ब्रैकेट में लिखो pi equal to 6, of alanine pi equal to 6, ब्रैकेट बंद, and arginine, 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 ब्रैकेट में लिखो pi equal to 10.2, फुल स्टॉप। यहां तक लिखा क्या है ना? लिखो the two amino acids can be separated, the two amino acids can be separated because अब देखो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आप लिख लो। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जब पढ़ोगे, ये क्वेश्चन करोगे तो ये समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए लिखो एलेनिन, अब एलेनिन को पूरा मत लिखो, ALA डॉट ऐसा लिखो, एलेनिन माइग्रेट्स टू एनोड, alanine migrates to anode, comma, and arginine, ARG लिख लो केवल इसको, arginine to cathode। ये ऑप्शन मैंने बोला, alanine migrates to anode and arginine to cathode। बी ऑप्शन है alanine migrates to cathode, alanine migrates to cathode and arginine to anode, and arginine to anode। सी ऑप्शन है alanine does not migrate, alanine does not migrate while arginine migrates to anode, alanine does not migrate while arginine migrates to anode। ऑप्शन डी है alanine does not migrate, alanine does not migrate while arginine migrates to cathode, alanine does not migrate while arginine migrates to cathode। बताओ कौन सा ऑप्शन है? अरे तो इन दोनों में से एक बताओ। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। एलेनिन डज नॉट माइग्रेट, क्योंकि पीआई वैल्यू, पीएच भी सॉल्यूशन का कितना है 6, पीआई वैल्यू भी कितना है इसका 6, तो एलेनिन तो माइग्रेट नहीं होगा, जबकि आर्जिनिन माइग्रेट्स टू कैथोड। अब उस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का पीएच पीआई वैल्यू से कम हो तो कैसा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव। समझ आया आपको ये, है ना? चलो एक और क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको घर पे सॉल्व करिएगा। हाँ हाँ हाँ, लिखो एक क्वेश्चन, ऑप्शन छोटे छोटे लिखो। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन, predict the direction of migration of following type peptide
predict the direction of migration of following tripeptide at pH 6 at pH 6। अब वो ट्राइपेप्टाइड क्या है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। देखो लाइसिन, ग्लाइसिन और फिर आगे लिखा है GLU। GLU मतलब ग्लूटामिक एसिड। एक ट्राइपेप्टाइड है, लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहां ऑप्शंस लिखिएगा। ऑप्शन ए है कैथोड, ऑप्शन बी है एनोड, ऑप्शन ए है कैथोड, ऑप्शन बी है एनोड, सी ऑप्शन है स्टेशनरी एंड डी ऑप्शन है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है इनको आपको कनेक्ट करना है, मतलब इनका ट्राइपेप्टाइड बनाना है। ट्राइपेप्टाइड बनाने के बाद में आपको उस ट्राइपेप्टाइड में जैसे देखो जिन ग्रुप्स की लिंकेज होगी, जैसे COOH एंड NH2, बताओ वो तो क्या बना लेंगे, एमाइड। और एमाइड से तो कोई डिसाइड होता नहीं है कि कौन सा। बताओ एसिडिक है या बेसिक है, ये कैसे डिसाइड होगा, COOH या फिर जो NH2 ग्रुप है। तो आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर आप ट्राइपेप्टाइड बनाने के बाद में ओवरऑल चेक करोगे कि इसमें COOH का नंबर है ज्यादा है, तो बताओ कैसा हो जाएगा ये, एसिडिक। यदि NH2 का नंबर ज्यादा हुआ तो बेसिक, और नंबर बैलेंस हुआ तो इनका न्यूट्रल। तो तब आप फिर डिसाइड कर पाओगे कि pH 6 पे ये किस साइड में मूव करेगा। बोलो समझ आ रहा है ये क्वेश्चन। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया कि आप ट्राइपेप्टाइड पे फॉर्म करिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कैसा है, और उसके बाद में फिर ये तो इसको करके लाना क्वेश्चन को। अभी हम थोड़ा डिस्कशन फिर कर सकते हैं ना। देखो इस वीक का टारगेट ये है कि हम लोगों को पॉलीमर को टच करना है ना। ये प्रोटीन अगले टर्न पे ये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में मैं पॉलीमर स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर आपको एनसीईआरटी मंगवा के आपसे वो मैं बता दूंगा। तो मैं एनसीईआरटी से अपन विटामिन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये कुछ जो बोर्ड स्पेसिफिक बातें हैं वो फिर हम लोग को उससे पढ़ेंगे, है ना। वो सब भी पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी में कोई भी चीज होगी उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा पहले पॉलीमर एक करके। अच्छा वो भी बात मालूम करना है ना। चलो अभी मैं करता हूँ, क्लास के बाद में कुछ रहता है ना। चलो अब बताओ यहाँ डिस्कशन में क्या लेना है अपने को, जेई एडवांस। जेई एडवांस में कुछ डिस्कशन हुआ? अच्छा 31 से करना। चलो अब देखो, थर्ट 31 का डी किसी ने सॉल्व किया क्या? देखो हाँ 31 के डी में देखो क्या दे रखा है, बेस। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस। तो सल्फर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और वो क्लोरीन पे अटैक करके इंट्रामोलिक्यूलर SN2 रिएक्शन देगा। एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे अटैक करके इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा। अच्छा अब देखो इसमें आप 40 तक चेक करो, 34 का आर। देखिए इसमें 34 का आर देखो, देखो ये जो अमोनियम कार्बोनेट है ना, अमोनियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं तो अमोनिया रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें आर हम लोग देखें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो जैसे ये है अमोनिया। अमोनिया क्या है, कैसे रिलीज हुआ, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पर ये रिलीज हुआ। अब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ OH, तो ऐसे केस में यहां हो जाएगा ये OH हो गया, ये हो गया NH2 ग्रुप, और इधर ये डबल बॉन्ड O। अब यहां है लोन पेयर, ये इस पे अटैक करके वापस से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो आप देखो इसके अंदर ऐसे हो जाना, यहाँ OH, यहाँ N, यहाँ H, और इधर ये आया और यहाँ OH। अब क्योंकि हमने इसको हीट, देखो जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन हो रही होती है तो डबल बॉन्ड डेवलप होता है, क्योंकि H2O भी रिलीज होता है। तो यहां से ओ, समझ रहे हैं ये वाली बात है ना। आप डायरेक्ट को वैसे भी कर सकते थे
कि यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से H हटाते और फिर यहाँ से वो इंटरेक्ट इधर कर दे। तो अब क्योंकि इसको हीट कर रखा है तो इसमें एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, जैसे HNOH, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से OH एंड यहाँ से H, तो बताओ यहाँ पे भी क्या डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसको जब हम हीट करते हैं तो इधर डबल बॉन्ड एंड इधर डबल बॉन्ड, है ना, ये ऐसे बन जाना। थर्टी फोर में और किसी में डाउट है? एस देखो, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है और HCl अपना H+ देता है, तो क्या लगता है आप क्या करा सकते हैं बताओ? कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे अटैक करा सकते हैं, और तो क्या कराएंगे, ठीक है। फिर आप इसको इधर लेके आओगे तो उसकी क्या बना दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कर सकते हैं। अब आप ऐसे करोगे तो रिंग पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव, और ये रिंग कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक। समझ रहे हैं? ये 34 का जो एस है कि कार्बोनिल ग्रुप पे H+ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव, और कौन सा, हाँ वो लग जाएंगे मिथाइल ग्रुप यहाँ इधर, और इधर मिथाइल ग्रुप यहाँ। अरे कौन मिथाइल ग्रुप कॉन्जुगेशन में है, मतलब कॉन्जुगेशन तो इनके बीच में है ना, लॉन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल। ये जैसे ये बताओ कि क्या आप ये एरोमेटिक है या नहीं है ना, टोलोइन, तो उसके लिए इसका ये कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेंस शो नहीं करता, हमें तो इन पाई बॉन्ड्स के बीच में देखना है ना, ये वाला। 33 का सी पहले सॉल्व करना रहेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ये। तो ये बताओ कि ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, 33 के सी में गिवन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो फिर उससे बन जाएगा ये प्रोडक्ट। तो आपको अगले ने दे ही रखा है ना प्रोडक्ट, तो आप उसको डिनाइन कैसे कर रहे हैं, वो कैसे होगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि अगले ने दिया उसको रिजेक्ट करके खुद बना के फिर खुद गलत करके आए। हाँ, मैं तो सिर्फ एक बात मेरे को ही ये प्रोडक्ट कैसे, अगले ने तो दे दिया ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपसे ये प्रोडक्ट बन पा रहा है कि नहीं, तो उसकी डायरेक्शन में सोचो, बिल्कुल बनेगा। एक मिनट, यहां जब तक इस प्रोडक्ट को नहीं बना, आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बनाऊं, इससे डिफरेंट, और फिर मैं आंसर दूं और फिर वो आंसर इससे मैच होना चाहिए, नहीं होगा। तो जो भी आपने कहा क्या उससे ये बन रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, तो आप इसमें प्रोडक्ट में O18 नहीं रख रहे हो, ये जो गिवन प्रोडक्ट है ये बन रहा है, हाँ, तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप यदि किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर बनेगा ही नहीं, आंसर मैच ही नहीं होगा। अब बात जो यहाँ पे है कि अपने को इसको कैसे ये बनाना है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने इसकी रिएक्शन पढ़ी है, देखो बताओ ये कैसे रिएक्शन होते हैं इन दोनों के बीच में, बताओ। अच्छा, क्या बनता क्या है इन सब रिएक्शन में, कार्बोनिल कंपाउंड। एक मिनट, एक बार इनसे, मैं इनको सिखाने के लिए इनसे बातचीत कर रहा हूं ताकि इनको क्या गलती नहीं होगी। इस रिएक्शन में क्या बनता है, हेमी एसिटल, और फर्दर रिएक्ट करेंगे तो एसिटल। अच्छा, इस रिएक्शन में अपन ने H+ हम मिलाते हैं तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, और फिर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आ रहा है ना, सिंपल ये। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, H2SO4 C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, क्या चार्ज आएगा वहां, पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा यहाँ, OH यहाँ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से हमें सॉल्व, क्योंकि इसमें कोई अगले ने बोला है कि इस ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो कि पहले में H2SO4 है तो OH को यहाँ हटा के कार्बोकेटाइन, क्योंकि उनमें क्या हिटिंग चाहिए होती है, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये मैं आपसे इसलिए मैंने ये पूछा क्योंकि आपको अपना अप्रोच वैसे रखना पड़ेगा, तभी आंसर फिर यहाँ बनेगा, वरना तो फिर इसमें चक्कर पड़ जाए कि हम ऐसे सोचे कि H+ का अटैक करा के OH को हटा दूं, कैटाइनिक, अब उस कैटाइनिक को उसके साथ इंटरेक्ट कराना वो भी पंगे वाली बात है।
फिर अपन कहें कि हमने टॉटोमराइज कराया, टॉटो, फिर भी आप फाइनल प्रोडक्ट में चक्कर ही पड़ता रहेगा फिर कि पॉजिटिव चार्ज पे। तो सिंपल यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड पे किसका अटैक हो रहा है, एल्कोहल के साथ यहाँ पे रिएक्शन, और H2H+ उसको एक्टिवेट और कर देगा कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे, है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अटैक कराओ ना आप। एक मिनट, यहाँ पे आप अटैक, हाँ तो फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या रखा है, डबल बॉन्ड, तो उस डबल बॉन्ड को लेके आओ। आप करो तो सही, कॉपी में आपने करा ही नहीं, करोगे तो बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड लेके आओ, डबल बॉन्ड आपको पता चल जाएगा कैसे बने। H2O रिलीज करिएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। चलो 37 करिएगा, इसको सॉल्व करिए अभी। और 37 का बताइए कौन सा, V। हाँ देखो, देखिए, देखो 37, अच्छा ऊपर ऊपर से ये क्वेश्चन लिंक है, कॉम्प्रिहेंशन ये दे रखा है। हाँ नहीं, क्यू आप बना चुके हैं क्या, क्यू यहाँ पे जो बनेगा तो फिर तो उसका रिडक्शन करा दो हाइड्रोजन निकल से, तो रिडक्शन कराएंगे तो उसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह बन रहा है क्या जो आपने बनाया। देखो क्यू क्या बना उसको देखो, यहाँ देखो, ऊपर पढ़ो क्वेश्चन को कि PnQr आइसोमर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो C4H4O4 है ना, देखो ये क्वेश्चन जो है PnQ C4H4O2, अब इससे क्या है, O4 है, P बनाना है, Q बनाना है। अब पता है एक्चुअली, जैसे मेरे को तो अब आइडिया लग गया कि क्या ये है, लेकिन आपको जैसे ये स्टूडेंट को कैसे लगे। तो इसने ये बोल रहा है कि एक तो डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को, तो क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ P फॉर्म्स द साइक्लिक एनहाइड्राइड, वो तब बनेगा जब दो COOH ग्रुप हो। तो इनमें बताओ, एक तो क्या है फ्यूमेरिक एसिड, और एक क्या है मैलोइक एसिड। तो अब यहाँ HC डबल बॉन्ड O, है ना। हाँ, तो अब जिससे बताओ साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा, वो कौन सा हो जाएगा, मैलेइक। तो अब यहाँ P बताओ, P से ये बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया, मैलेइक, और Q क्या हो जाएगा, फ्यूमेरिक। फिर आप इसका हाइड्रोजन निकल से कराएंगे तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल। लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये 37। हाँ, वो जैसे साइक्लिक एनहाइड्राइड बना के, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि हाइड्रोजन निकल से तो ये हुआ, हीट करने पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बना, और फिर उसका रिएक्शन जो फिर किससे कराना, यहाँ पे इससे करा देना है। तो तेज बोलिएगा। नहीं, यहाँ ये आप बेंजीन की रिएक्शन इससे करा, ये देखो, जैसे ऑप्शन ए के अंदर एनहाइड्राइड बना हुआ है, तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करा दीजिए बेंजीन के साथ, फिर उसके बाद में जिंक अमलगम विद HCl, तो डबल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक COOH जो नीचे पार्ट बचेगा, तो H3PO4, H3PO4 क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये ग्रुप आपके पास ये बचा, अब H2SO4 हो या H3PO4 हो, यहाँ H+ अटैक करा के यहाँ क्या ला देगा, पॉजिटिव चार्ज, और फिर वो रिंग पे अटैक करा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। वाह, देखो इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं एक एक पे बात, वेरी गुड, है ना। 38 PnQ, देखो कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम P and Q रेस्पेक्टिवली। अब ये देखो PnQ, वही लिंक कॉम्प्रेहेंसिव वही है क्या, अच्छा। अब देखो कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम P से तो क्या बना यार, यहाँ P से तो एनहाइड्राइड हमने बनाया था ना। नहीं, ये क्वेश्चन देखो, देखो आपको ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव इन सब, देखो रेसेमिक मिक्सचर यदि बन रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ये हो जाएगा, मतलब एक तरह से दोनों का मिक्सचर से। और यदि मीजो कंपाउंड बनेगा तो इंटरनल कंपनसेशन से ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको देखो किस वाले में कंफ्यूजन है, कौन से वाले में, नहीं बी एंड डी वाले में ये है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव यदि बन रहा है तो इसका मतलब एक मीजो मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रेसेमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे मीजो कौन सा बनेगा और ये कौन सा बनेगा, बस वो देख लीजिएगा।
जैसे बी ऑप्शन है ऑप्टिकली इनएक्टिव एस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर टी यू, तो टी यू रेसेमिक मिक्सचर बनेगा और एस जो है वो मीजो बन जाएगा फिर, है ना। ये चलो 40 तक और कोई बात है, देखो चेक कर लीजिए 40 तक कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा अब देखो एक देखना 41 क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत आसान एग्जाम में इसलिए हो गया था, देखो मतलब इसको तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो एसिटाइलिन है उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से मैच करो, तो पी को किससे मैच करेंगे 3 से, तो दो ऑप्शन आ गए, एक तो बी और एक कौन सा सी, इन दोनों में से एक ये होगा। अच्छा फिर ये देखो कि इसके अंदर जैसे और थोड़ी सी अपन यहां बातचीत ये करें ना, तो आप यहां ये इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो कि जो ऊपर ये ऊपर स्कीम 1 है ना लिस्ट सेकंड में, वहां बताओ क्या लिखा हुआ है, KMnO4 OH माइनस हीट देन एसिडिक मीडियम। ये क्या करता है एल्काइल ग्रुप को COOH में, बताओ PQRS में एल्काइल ग्रुप केवल किस में दे रखा है, S में दे रखा है, तो S को किससे मैच करना है 1 से, और कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन टिक कर देना है। हालांकि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ये कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बना के इसके ऑप्शन देके इसको बहुत आसान ये कर दिया। एस में CH3 है जो KMnO4 से COH में कन्वर्ट होता है, और एक रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला जो है उससे ये बन जाना। बाकी एक काम करना रहेगा आपको, आप एक बार घर पे इस पे क्या करना, जैसे देखो आंसर इसका सी है, मतलब पी को 3 से एक बार पूरा बनाना, और यहां लास्ट में जो C6H5NO3 है वहां तक पहुंचने की कोशिश करना, लेकिन उसको लिखकर लिखना उसको, मतलब कहीं पे अटको आप तो एक बार लिखा हुआ हो कि सर मैं ऐसे यहां पहुंचा। एस क्यू वाला एक बार सॉल्व करना, क्यू को 4 से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, है ना। तो अब देखो क्यू वाले के अंदर दे रखा है कि H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस पे यहां, तो बताओ यहां पे H2SO4 क्या करता है बताओ, सल्फोनेशन, तो OH कौन सा डायरेक्टिंग होता है ऑर्थो पैरा, तो आप एक क्या कर दो SO3H लगा दो, एक कोई भी OH ले लो उसके पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए SO3H। फिर एक बात बताओ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4 नाइट्रेशन, अब क्या करो OH के रिस्पेक्ट में नाइट्रेशन थोड़ा सा कोशिश करिएगा लगातार 3 ग्रुप नहीं आए, तो एक जैसे एक OH में तो SO3H आ गया और दूसरे OH के पास में NO2 आ गया, ठीक है। अब डाइल्यूट H2SO4 जो है वो डीसल्फोनेशन करेगा, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सल्फर वाला कंटेंट तो रहेगा ही नहीं, है ना, तो NO2 एक रहेगा, तो एक नाइट्रोजन ही देखो यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूले में दे रखा है फिर, ठीक है। जो क्यू इन्होंने पूछा था पहले सल्फोनेशन H2SO4, तो एक बार सल्फोनेशन किया, फिर अगली बार नाइट्रेशन कर दिया, फिर डाइल्यूट H2SO4 किसके लिए दे रखा होता है, डीसल्फोनेशन के लिए दे रखा होता है। चलो अब देखो इस वीक में थोड़ा सा मेरा टारगेट पढ़ाने का ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्लास के एंड में ही 10 मिनट 15 मिनट जो मिलेंगे उसको डिस्कशन में, लेकिन जेई एडवांस सारे बच्चे कर रहे हैं ना यार ये, हाँ आप चाहे अपने को टाइम लग जाए, आप जितने मर्जी आए क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चंस की लिमिटेशन कुछ है ही नहीं कि आपको 2 ही पूछना है कि 5, चाहे सारे पूछ लेना, लेकिन ट्राई सब बच्चों को करना है, और क्लास वगैरह के अंदर ही आराम से पूछो, ठीक है ना, क्योंकि अब उल्टा हो गया, अब आपके बाद में मेरी क्लास उधर अब लीडर बैच में, वो भी उधर दूसरी बिल्डिंग में, तो डाउट वगैरह जो है आप आराम से अपना नंबर बोलो कुछ भी कि मुझे इसमें डाउट है, बस आप लोग थोड़ा कोशिश करके आओ और सारा पूछ लो जो भी है। तो अभी तो होमवर्क में अपन इसी को रखते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। हाँ आप यदि होमवर्क में आगे हैं तो थोड़ा आगे से आगे करके रखो, बायोमोलिक्यूल्स भी एक्सरसाइज ओवन वगैरह में आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह का सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे करके रख सकते हैं। वो देखो ये क्यूमिन वाला क्वेश्चन होगा, क्यूमिन वाला क्वेश्चन, तो हम लोग O2 मिला के लाइट मिलाते हैं H न्यू, क्यूमिन वाला क्वेश्चन तो वो रेडिकल फॉर्मेशन के लिए बोला, क्यूमिन वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ एग्जाम है ना तेज।